जाति का विनाश। एक व्याख्यान जो दिया नहीं जा सका। 1936। लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन 1936 के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया व्याख्यान जो इसलिए दिया नहीं जा सका क्योंकि स्वागत समिति ने अधिवेशन को ये कहकर रद्द कर दिया था कि व्याख्यान में व्यक्त किए गए विचार अधिवेशन को स्वीकार्य नहीं होंगे। 1. इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मैं क्यों अनुपयुक्त हूं? मित्रों, जात पात तोड़क मंडल के जिन सदस्यों ने अत्यंत कृपा पूर्वक मुझे इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया है, उनके लिए मुझे सचमुच अफसोस है। मुझे यकीन है उन लोगों से मुझे अध्यक्ष चुनने को लेकर अनेक प्रश्न किए जाएंगे। मंडल से पूछा जाएगा कि लाहौर में होने वाले अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए बंबई से एक आदमी का आयात क्यों किया गया है। मुझे यकीन है इस अवसर की अध्यक्षता करने के लिए मंडल को आसानी से कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता था जो मुझसे अधिक योग्य हो। मैंने हिंदुओं की आलोचना की है। मैंने महात्मा गांधी की सत्ता के आगे भी, जिन पर उनकी श्रद्धा है, प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। हिंदू मुझसे घृणा करते हैं, मुझे अपने बागीचे का सांप मानते हैं। निसंदेह राजनीतिक दिमाग वाले हिंदू भी मंडल से जवाब तलब करेंगे कि उसने इस प्रतिष्ठित स्थान के लिए मुझे ही क्यों चुना है। ये बहुत साहस का काम है। यदि कुछ राजनीतिक दिमाग वाले हिंदू इसे अपने अपमान के रूप में भी लें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मेरा चयन सामान्य धार्मिक दिमाग के हिंदुओं को भी अच्छा नहीं लग सकता है। मंडल से यह स्पष्ट करने को कहा जाएगा कि उसने अध्यक्ष का चयन करने में शास्त्रीय आदेश का उल्लंघन क्यों किया है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों को 3 वर्णों का गुरु नियुक्त किया गया है। वर्णायाम ब्राह्मणो गुरु, ये शास्त्रीय निर्देश भी है। अतः मंडल को मालूम है कि किसी हिंदू को किससे शिक्षा लेनी चाहिए और किससे शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। शास्त्र हिंदू को किसी भी व्यक्ति को गुरु स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता, वो चाहे कितना ही विद्वान क्यों न हो। महाराष्ट्र के ब्राह्मण संत रामदास ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिवाजी को हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था, ये बात साफ साफ कह दी थी। दास बोध में, जो मराठी में लिखा एक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक ग्रंथ है, हिंदुओं को संबोधित करते हुए रामदास पूछते हैं, क्या हम किसी अंत्यज को इसलिए अपना गुरु स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि वो पंडित है? रामदास इसका उत्तर देते हैं, नहीं। इन प्रश्नों का उत्तर क्या देना है ये मंडल को मुझ पर छोड़ देना चाहिए। किन कारणों से अध्यक्ष चुनने के लिए मंडल बंबई गया और उसने मेरे जैसे व्यक्ति को, जो हिंदुओं के लिए इतना घृणास्पद है, चुना और इस प्रक्रिया में इतना नीचे गिर गया कि सवर्णों की सभा को संबोधित करने के लिए एक अंत्यज अस्पृश्य को तय किया। इसकी सबसे ज्यादा जानकारी मंडल को ही होगी। अपने संबंध में मैं आपसे ये कहने की अनुमति चाहता हूं कि मैंने आपके निमंत्रण को अपनी और अपने बहुत से अछूत साथियों की इच्छा के विरुद्ध जाकर स्वीकार किया है। मैं जानता हूं कि हिंदू मुझसे घृणा करते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि उनके बीच में मैं एक अवांछित व्यक्ति हूं। ये सब जानने के कारण मैंने सदा अपने को उनसे अलग रखा। मैं उन पर अपने आप को थोपना नहीं चाहता। मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपने प्लेटफॉर्म से करता रहा हूं। इस कारण पहले से ही काफी नाराजगी और जलन पैदा हो चुकी है। हिंदुओं के प्लेटफॉर्म पर बैठकर वो काम मैं उनकी आंखों के दायरे में नहीं करना चाहता जो अब तक उनके कानों के दायरे में करता आया हूं। यहां भी मैं अपनी इच्छा से नहीं, आपने मुझे चुना है इसलिए हूं। आपका उद्देश्य समाज सुधार है। समाज सुधार एक ऐसा उद्देश्य है जिससे मुझे हमेशा लगाव रहा है और मैंने महसूस किया है कि इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होने के अवसर को ठुकराना नहीं चाहिए, खास तौर से तब जब आप समझते हो कि इस काम में मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं। मैं आज जो कुछ कहने जा रहा हूं उससे जिस समस्या से आप घिरे हुए हैं उसका समाधान करने में किस तरह की सहायता मिल सकती है, इसका निर्णय आपको करना है। मैं यहाँ जो कुछ कहना चाहता हूं उसे समस्या के हल के लिए आप कहाँ तक ग्रहण कर सकेंगे, इसका फैसला भी आपको ही करना है। मैं सिर्फ यही काम कर सकता हूं कि आपके सामने इस समस्या पर अपने विचार रखूं। 2. राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों जरूरी है? भारत में समाज सुधार का काम स्वर्गारोहण, कम से कम भारत में तो स्वर्गारोहण की तरह अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ है। भारत में समाज सुधार के मित्र थोड़े और आलोचक बहुत अधिक हैं। आलोचकों को स्पष्ट रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।
एक वर्ग राजनीतिक सुधारकों का है और दूसरा समाजवादियों का। एक समय ये माना जाता था कि सामाजिक कार्यकुशलता के बिना सक्रियता के अन्य सभी क्षेत्रों में स्थायी सामाजिक प्रगति असंभव है। कुरीतियों द्वारा की जाने वाली शैतानी के कारण हिंदू समाज में कार्यकुशलता का अभाव है और इन बुराइयों को खत्म करने के लिए अथक प्रयत्न किए जाने चाहिए। इस तथ्य की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप ही नेशनल कांग्रेस के जन्म के साथ ही सोशल कॉन्फ्रेंस यानी समाज सुधार सम्मेलन की भी नींव रखी गई, जहां कांग्रेस की चिंता देश की राजनीतिक व्यवस्था के कमजोर पहलुओं को परिभाषित करने की थी। वहीं सोशल कॉन्फ्रेंस हिंदू समाज की सामाजिक व्यवस्था के कमजोर पहलुओं को दूर करने में लगी हुई थी। कुछ समय तक कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस दोनों एक ही साझा कर्म के दो डैनों की तरह काम करते रहे और उनका वार्षिक अधिवेशन एक ही पंडाल में होता रहा। लेकिन जल्द ही दोनों डैनों ने दो पार्टियों का रूप ले लिया, पहली राजनीतिक सुधार पार्टी और दूसरी सामाजिक सुधार पार्टी, और दोनों के बीच भयावह विवाद होने लगा। इस तरह दोनों पार्टियां एक दूसरे के विरोधी शिविरों में ढल गईं। विवाद का विषय ये था कि क्या सामाजिक सुधार राजनीतिक सुधार के पहले होना चाहिए। 10 साल तक दोनों पक्षों की ताकत बराबर बनी रही और इस लड़ाई में किसी एक पक्ष की जीत नहीं हुई। लेकिन ये साफ दिखाई पड़ता था कि सोशल कॉन्फ्रेंस तेजी से कमजोर हो रही है। सोशल कॉन्फ्रेंस के सत्रों की अध्यक्षता करने वाले महानुभाव शोक प्रकट करने लगे कि अधिकांश शिक्षित हिंदू राजनीतिक सुधार तो चाहते हैं लेकिन सामाजिक सुधार के प्रति उदासीन हैं, और कांग्रेस के अधिवेशन में आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती थी तथा जो नहीं आए उन पर कांग्रेस से जिनका लगाव था उनकी संख्या और भी ज्यादा होती थी, जबकि सोशल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। सोशल कॉन्फ्रेंस के प्रति इस उदासीनता उसमें उपस्थित होने वालों की संख्या के क्षीण होते जाने का अगला कदम था। राजनेताओं का विरोध भाव जो छिपा नहीं रहता था। जिस उदारता से कांग्रेस सोशल कॉन्फ्रेंस को अपने पंडाल का इस्तेमाल करने देती थी, वो स्वर्गीय श्री तिलक के नेतृत्व में होने वाले प्रयासों के फलस्वरूप वापस ले ली गई, और परस्पर शत्रुता की भावना इतनी तीव्र हो गई कि जब सोशल कॉन्फ्रेंस ने अपना पंडाल अलग बनवाना चाहा, तब विरोधियों ने उसे जला डालने की धमकी दी। इस तरह थोड़े ही समय में राजनीतिक सुधार का पक्ष लेने वाली पार्टी विजयी हुई और सोशल कॉन्फ्रेंस गायब होते होते विस्मृति का शिकार हो गई। 1892 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में श्री W.C. बनर्जी का व्याख्यान सोशल कॉन्फ्रेंस के अंतिम संस्कार के मौके पर दिए जाने वाले वक्तव्य की तरह प्रतीत होता है और कांग्रेस के ठेठ नजरिए का इतना सशक्त प्रतिनिधित्व करता है कि मैं उसका निम्नलिखित अंश उद्धृत करने की धृष्टा करता हूं। श्री बनर्जी कहते हैं, कम से कम मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो कहते हैं कि जब तक हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधार नहीं लेते तब तक हम राजनीतिक सुधार के योग्य नहीं हैं। मुझे इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं दिखाई देता। क्या हम राजनीतिक सुधार के योग्य इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारी विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता और हमारी लड़कियों की शादी दूसरे देशों की तुलना में कम उम्र में कर दी जाती है, क्योंकि हमारी पत्नियां और पुत्रियां हमारे साथ गाड़ी में बैठकर हमारे मित्रों से मिलने नहीं जाती, और क्योंकि हम अपनी बेटियों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए नहीं भेजते। इसके बाद श्रोताओं द्वारा हर्षध्वनि की जाती है। मैंने राजनीतिक सुधार के पक्ष में श्री बनर्जी का तर्क प्रस्तुत किया है। ऐसे लोग बहुत थे जो ये देखकर खुश थे कि जीत कांग्रेस की हुई है, लेकिन सामाजिक सुधार में जिनका विश्वास है वे प्रश्न कर सकते हैं, श्री बनर्जी ने जो तर्क दिया क्या वो अंतिम है? क्या वो ये साबित करता है कि जिनकी जीत हुई है उनका पक्ष सही था? क्या ये तर्क अंतिम रूप से इस बात को साबित कर देता है कि राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार की कोई अहमियत नहीं? यदि मैं मामले का दूसरा पहलू प्रस्तुत करूं तो इससे मामले को समझने में सहायता मिलेगी। मैं अपने तथ्य उस सलूक से ग्रहण करूंगा जो अछूतों के साथ किया जाता है। मराठों के देश में पेशवाओं के शासन काल में अछूतों को उस सड़क पर चलने की अनुमति नहीं थी जिस पर कोई सवर्ण हिंदू चल रहा हो, ताकि उसकी छाया पड़ने से हिंदू अपवित्र न हो जाएं। उसके लिए आदेश था कि वो एक चिन्ह या निशानी के तौर पर अपनी कलाई में या गले में एक काला धागा बांधे, ताकि कोई हिंदू गलती से उसे छू जाने पर अपवित्र न हो जाए। पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूत के लिए ये आदेश था कि वो कमर में झाड़ू बांध कर चले, ताकि वो जिस जमीन पर पैर रखे
वो उसके पीछे बंधी उस झाड़ू से साफ हो जाए ताकि उस जमीन पर पैर रखने से कोई हिंदू अपवित्र न हो जाए। पूना में अछूत के लिए जरूरी ये था कि वो जहां भी जाए अपने गले में मिट्टी की हांडी बांध कर चले और जब थूकना हो तो उसी में थूके ताकि जमीन पर पड़ी हुई अछूत की थूक पर अनजाने में किसी हिंदू का पैर पड़ जाने से वो अपवित्र न हो जाए। मैं कुछ हाल ही की घटनाएं लेता हूं। बलाई जाति, जो मध्य भारत की एक अस्पृश्य जाति है, उनके लोगों पर हिंदुओं ने जो कहर ढाया है उसकी चर्चा से मेरी बात साफ हो जाएगी। आप इसकी एक रिपोर्ट 4 जनवरी सन 1928 के टाइम्स ऑफ इंडिया में पाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने रिपोर्ट दी है कि इंदौर राज्य के सवर्ण हिंदुओं यानी कालोटों, राजपूतों और ब्राह्मणों, कनरिया, बिचौली हफसी, बिचौली मर्दाना तथा 15 अन्य गांव के पटेलों और पटवारियों ने अपने अपने गांव के बलाइयों से कहा है कि तुम लोग अगर हमारे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें इन नियमों का पालन करना होगा। और ये नियम इस प्रकार थे। 1. बलाई ऐसी पगड़ी नहीं पहनेंगे जिसकी किनारी में सोने का लेस लगा हो। 2. वे रंगीन या फैंसी किनारी वाली धोती नहीं पहनेंगे। 3. अगर किसी हिंदू के घर में मृत्यु हो जाती है तो उसके रिश्तेदारों तक यह खबर पहुंचाने के लिए उन्हें जाना होगा, चाहे वो रिश्तेदार कितनी ही दूर क्यों न रहते हों। 4. हिंदुओं के सभी विवाहों में बलाई बारात के आगे आगे और विवाह के दौरान बाजा बजाएंगे। 5. बलाई औरतें सोने या चांदी के गहने नहीं पहनेंगी, वे फैंसी गाउन या जैकेट नहीं पहनेंगी। 6. बलाई औरतें हिंदू महिलाओं की जचगी के समय मौजूद रहेंगी। 7. बलाई मेहनताने की मांग किए बिना सेवाएं प्रदान करेंगे और हिंदू उन्हें खुशी खुशी जो कुछ दे देंगे वो उन्हें स्वीकार होगा। 8. जिन बलाइयों को ये नियम मंजूर नहीं होंगे उन्हें गांव छोड़कर चले जाना होगा। बलाइयों ने इन नियमों को मानने से इनकार कर दिया और हिंदुओं ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बलाइयों को गांव के कुओं से पानी लाने पर रोक लगा दी गई और उन्हें अपने मवेशी चराने के लिए वहां से ले जाने पर भी रोक लगा दी गई। बलाई उस जमीन से नहीं गुजर सकते थे जो किसी हिंदू की थी, जिसका मतलब ये था कि अगर किसी बलाई के खेत के चारों ओर हिंदुओं के खेत हैं तो वो अपने खेत तक नहीं पहुंच सकता। हिंदुओं ने अपने मवेशी बलाइयों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिए। बलाइयों ने अपने उत्पीड़न के खिलाफ इंदौर के दरबार में याचिकाएं भेजी, लेकिन चूंकि उन्हें समय पर राहत नहीं मिली, उन पर अत्याचार जारी रहा। इसलिए सैकड़ों बलाइयों को अपने स्त्री बच्चों सहित उन गांवों को छोड़कर जहां उनके बाप दादे पीढ़ियों से रहते आए थे, उन्हें धार, देवास, बागली, भोपाल, ग्वालियर और दूसरे निकटवर्ती राज्यों के गांवों में चले जाना पड़ा। इन नई जगहों पर उनके साथ जो कुछ बीता, इसे वर्तमान में हमारे विचार क्षेत्र से बाहर रखा जा सकता है। गुजरात के अंतर्गत कविथा ग्राम की घटना अभी पिछले साल की ही है। कविथा के हिंदुओं ने अछूतों को हुक्म दिया है कि वे अपने बच्चों को गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए न भेजें। कविथा के अछूतों को सवर्ण हिंदुओं की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने एक नागरिक अधिकार का उपभोग करने की हिम्मत दिखाने के कारण क्या क्या भोगना नहीं पड़ा, ये सबको पता है, इसलिए उसका विस्तार से वर्णन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी घटना गुजरात के अहमदाबाद जिले के जानू नामक गांव की है। नवंबर 1935 में वहां के खाते पीते अछूत परिवारों की स्त्रियां धातु के बर्तनों में पानी डालने लगीं। अछूतों द्वारा धातु के बर्तनों का उपयोग हिंदुओं को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ लगा और उन्होंने इस बेअदबी के लिए अछूत औरतों पर हमला कर दिया। जयपुर रियासत के चकवारा गांव में हुई एक ताजा घटना की रिपोर्ट सामने आई है। समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों से पता चलता है कि चकवारा के एक अछूत ने तीर्थ यात्रा से लौटकर धार्मिक कर्तव्य के रूप में गांव के अछूत परिवारों को भोज का निमंत्रण दिया। मेजबान अपने मेहमानों को शानदार भोज देना चाहता था, सो कुछ व्यंजनों में घी पड़ा था। बेचारे अछूत मेहमान भोजन कर ही रहे थे कि सैकड़ों हिंदू लाठी लेकर वहां पहुंच गए, उनका भोजन खराब कर दिया और अछूतों की पिटाई करने लगे, जो अपना खाना बीच में ही छोड़कर अपनी जान बचाने को भाग चले। अपना बचाव करने में असमर्थ उन अछूतों पर यह जानलेवा हमला क्यों किया गया? क्योंकि अछूत मेजबान इतना धृष्ट था कि वो घी में बना हुआ खाना परोस रहा था और अछूत मेहमान इतने मूर्ख कि घी का स्वाद चख रहे थे। निश्चय ही घी संपन्न लोगों के खाने की चीज है, लेकिन ये बात किसी के भी दिमाग में नहीं आ सकती कि घी खाना उच्च सामाजिक हैसियत का चिन्ह है, जिसका नीची जातियों को कोई अधिकार नहीं। लेकिन चकवारा के हिंदुओं की सोच अलग थी। उन्हें ये सोचना सही लगा कि अस्पृश्यों ने घी को अपने भोजन का एक अंग बनाकर उनका अपमान किया है।
उन्हें पता होना चाहिए था कि ये चीज उनकी नहीं हो सकती, ये तो हिंदुओं की इज्जत की चीज है, और यही सोचकर उन्होंने दलितों से बदला लिया। इसका अर्थ ये है कि किसी अस्पृश्य के पास साधन हो तब भी उसे घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं की अवज्ञा होगी। ये 1 अप्रैल 1936 या उसके आसपास की घटना है। तथ्यों को सामने रखने के बाद अब मैं सामाजिक सुधार के पक्ष में अपनी बात रखूंगा। ऐसा करते समय मैं जहां तक संभव है श्री बनर्जी का अनुकरण करूंगा और राजनीतिक दिमाग वाले हिंदुओं से पूछूंगा कि जब आप अपने ही देशवासियों के एक बड़े हिस्से को जैसे अस्पृश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने नहीं देते, तो क्या तब भी आप राजनीतिक सत्ता पाने की योग्यता रखते हैं? जब आप उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं लेने देते, तो क्या तब भी आप राजनीतिक सत्ता पाने की योग्यता रखते हैं? जब आप उन्हें उनकी इच्छानुसार कपड़े या गहने नहीं पहनने देते, क्या तब भी आप राजनीतिक सत्ता पाने की योग्यता रखते हैं? जब आप उन्हें उनकी मर्जी के अनुसार खाना नहीं खाने देते, तब भी क्या आप राजनीतिक सत्ता पाने की योग्यता रखते हैं? मैं ऐसे सवालों की झड़ी लगा सकता हूं, पर इतने ही काफी हैं। स्वयं श्री बनर्जी इन प्रश्नों का क्या उत्तर देते? मुझे विश्वास है किसी भी समझदार आदमी में यह हिम्मत नहीं होगी कि वो इन प्रश्नों का उत्तर हाँ कहकर दे। कांग्रेस का हर सदस्य जो मिल के इस सिद्धांत को दोहराता है कि कोई भी देश इसके लिए उपयुक्त नहीं है कि वो किसी अन्य देश पर शासन कर सके, उसे स्वीकार करना होगा कि कोई भी वर्ग इसके लिए उपयुक्त नहीं कि वो किसी दूसरे वर्ग पर शासन कर सके। फिर ऐसा कैसे हुआ कि सामाजिक सुधार पार्टी युद्ध में पराजित हो गई? इसे ठीक से समझने के लिए इस पर विचार करना आवश्यक है कि सुधारक किस तरह के सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन कर रहे थे। इस संदर्भ में सामाजिक सुधार की 2 अलग-अलग किस्मों और उनके बीच मौजूद फर्क को समझना आवश्यक है। एक है हिंदू परिवार में सुधार और दूसरा है हिंदू समाज के पुनर्गठन और पुनर्रचना द्वारा सामाजिक सुधार। विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा आदि विषय पारिवारिक सुधार के अंतर्गत आते हैं तथा जाति प्रथा को समाप्त करना सामाजिक सुधार के अंतर्गत आता है। सोशल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी संस्था थी जिसका सरोकार सवर्ण हिंदू परिवारों में सुधार से था। इसमें अधिकतर सवर्ण जातियों के प्रबुद्ध लोग थे। वे जाति को समाप्त करने के लिए आंदोलन करना जरूरी नहीं समझते थे या उनमें इस प्रकार का आंदोलन करने का साहस नहीं था। स्वाभाविक था कि उनमें विधवा के दोबारा विवाह करने पर पाबंदी, बाल विवाह इत्यादि बुराइयों को दूर करने की छटपटाहट थी, क्योंकि ये बुराइयां उनके बीच प्रचलित थीं और इन्हें वे व्यक्तिगत रूप से महसूस करते थे। वे हिंदू समाज में सुधार लाने के लिए नहीं उठ खड़े हुए थे। जो युद्ध लड़ा जा रहा था उसके केंद्र में पारिवारिक सुधार का प्रश्न था। जाति व्यवस्था को भंग करने के अर्थ में सामाजिक सुधार से इसका कोई संबंध नहीं था। सुधारकों ने इसे कभी भी अपना मुद्दा नहीं बनाया। यही वजह थी कि सामाजिक सुधार पार्टी लड़ाई हार गई। मुझे पता है कि इस तर्क से इस तथ्य को बदला नहीं जा सकता कि वास्तव में जो कुछ घटित हुआ वो ये था कि सामाजिक सुधार पर राजनीतिक सुधार ने जीत हासिल की। लेकिन इस तर्क का सबसे ज्यादा महत्व न हो तब भी इतना महत्व तो है। इससे इस बात का स्पष्टीकरण होता है कि सामाजिक सुधार क्यों हार गया। ये तर्क ये समझने में हमारी मदद करता है कि सामाजिक सुधार पार्टी पर राजनीतिक सुधार पार्टी की जीत कितनी सीमित थी, और इस विचार को भी समझने में कि राजनीतिक सुधार के पहले सामाजिक सुधार आवश्यक नहीं है। एक ऐसा विचार है जो तभी टिक सकता है जब सामाजिक सुधार से हमारा आशय पारिवारिक सुधार हो। मुझे यकीन है कि इस स्थापना पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि समाज की पुनर्रचना के अर्थ में राजनीतिक सुधार को सामाजिक सुधार पर बिना किसी क्षति के प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। राजनीतिक संविधान बनाने वालों के लिए सामाजिक शक्तियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे फर्डिनांड लासाल, जो कार्ल मार्क्स के मित्र और सहकर्मी थे, ऐसी हैसियत के व्यक्ति की मान्यता प्राप्त है। 1862 में पर्शिया की एक सभा को संबोधित करते हुए लासाल ने कहा था, संवैधानिक प्रश्न सबसे पहले औचित्य का प्रश्न नहीं बल्कि सत्ता का प्रश्न है। किसी भी देश के वास्तविक संविधान का अस्तित्व देश में मौजूद सत्ता की वास्तविक अवस्थिति में होता है। इसलिए राजनीतिक संविधानों में मूल्य और स्थैर्य तभी आता है जब वे समाज के भीतर अस्तित्वमान शक्तियों की अवस्थिति को यथार्थ रूप से व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन पर्शिया जाने की जरूरत नहीं है, अपने यहाँ भी साक्ष्य मौजूद हैं। कम्युनल अवार्ड किस बात की ओर संकेत करता है, जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों और समुदायों में राजनीतिक शक्ति का एक निश्चित अनुपात में आवंटन किया गया है।
मेरी दृष्टि में ये इस बात की ओर संकेत करता है कि राजनीतिक संगठन को सामाजिक संगठन का ख्याल रखना ही होगा। ये दर्शाता है कि जो राजनीतिज्ञ स्वीकार नहीं करते थे कि भारत की सामाजिक समस्या या उनकी राजनीतिक समस्या से उनका कोई संबंध है, उन्हें संविधान बनाते समय सामाजिक समस्या से दो चार होने के लिए बाध्य होना पड़ा। कह सकते हैं कि कम्युनल अवार्ड सामाजिक सुधार के प्रति उदासीनता और उसकी उपेक्षा का दंड था। ये सामाजिक सुधार पार्टी की जीत है, जिससे पता चलता है कि इस पार्टी के लोग हार जरूर गए थे, पर सामाजिक सुधार के महत्व पर उनकी राय सही थी। मुझे पता है कि बहुत से लोग इस निष्कर्ष को नहीं स्वीकार करेंगे। प्रचलित धारणा ये है, और इसे मानना सुखकर भी है, कि कम्युनल अवार्ड अप्राकृतिक है और ये अल्पसंख्यकों और नौकरशाही के बीच एक अपवित्र गठबंधन का नतीजा है। अगर ये कहा जाता है कि कम्युनल अवार्ड अच्छा साक्ष्य नहीं है, तो मैं अपने तर्क के समर्थन में इस साक्ष्य पर जोर नहीं दूंगा। आइए अब हम आयरलैंड की ओर चलें। आयरिश होम रूल का इतिहास क्या दर्शाता है? ये अच्छी तरह से पता है कि अल्स्टर और दक्षिणी आयरलैंड के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता के दौरान दक्षिणी आयरलैंड के प्रतिनिधि श्री रेडमंड ने अल्स्टर को पूरे आयरलैंड पर लागू होने वाले एक होम रूल संविधान के तहत लाने के उद्देश्य से अल्स्टर के प्रतिनिधियों से कहा, आपको राजनीतिक सुरक्षा के जो भी उपाय चाहिए बताएं, वे आपको मिल जाएंगे। अल्स्टर के लोगों ने इसका क्या जवाब दिया? उनका जवाब था, आपके सुरक्षा उपाय भाड़ में जाएं, हम किसी भी शर्त पर आपके द्वारा शासित नहीं होना चाहते। जो लोग भारत में अल्पसंख्यकों को दोषी ठहराते हैं, उन्हें ये विचार करना चाहिए कि बहुसंख्यकों की राजनीतिक आकांक्षाओं का क्या हुआ होता यदि अल्पसंख्यकों ने वही रवैया अपनाया होता जो अल्स्टर ने अपनाया था। आयरलैंड के होम रूल के प्रति अल्स्टर के रवैये के आधार पर देखें तो क्या ये कुछ भी नहीं है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के द्वारा शासित होने के लिए तैयार हो गए, बशर्ते उनके लिए कुछ सुरक्षा उपाय निकाले जाएं। लेकिन ये केवल प्रसंगवश है। मुख्य सवाल ये है कि अल्स्टर ने ये रवैया क्यों अपनाया? मैं एकमात्र जवाब यही दे सकता हूं कि अल्स्टर और दक्षिणी आयरलैंड के बीच एक सामाजिक समस्या थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच की समस्या, जो मूलतः जाति की समस्या है। आयरलैंड में होम रूल वास्तव में रोम रूल होगा, यही मानकर अल्स्टर ने अपना उत्तर तैयार किया था। लेकिन ये केवल ये कहने का एक और तरीका है कि ये कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच जाति की सामाजिक समस्या थी, जिसकी वजह से राजनीतिक समस्या का हल नहीं निकल पाया। एक बार फिर ये निश्चित है कि इस साक्ष्य को चुनौती दी जाएगी। कहा जाएगा कि यहाँ पर भी साम्राज्यवाद का हाथ काम कर रहा था। लेकिन मेरे स्रोत खत्म नहीं हुए हैं। मैं रोम के इतिहास से साक्ष्य दूंगा। यहाँ कोई नहीं कह सकता कि कोई शैतानी प्रतिभा काम कर रही थी। जिसने भी रोम के इतिहास का अध्ययन किया है, उसे पता होगा कि रोम का रिपब्लिक संविधान भारत के कम्युनल अवार्ड जैसा ही है। जब रोम में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया, राजा के अधिकार को कॉन्सुलस या इंपीरियम और पॉन्टिफेक्स मैक्सिमम के बीच विभाजित कर दिया गया। कॉन्सुलस में राजा की इहलौकिक सत्ता निहित थी, जबकि मैक्सिमस को राजा की धार्मिक सत्ता प्रदान की गई। इस रिपब्लिकन संविधान में प्रावधान किया गया था कि दो काउंसिलों में से एक पैट्रिशियन होगा और दूसरा प्लेबियन। इसी संविधान में ये व्यवस्था भी की गई कि पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस के तहत काम करने वाले पादरियों में आधे प्लेबियन होंगे और आधे पैट्रिशियन। ऐसा क्यों हुआ कि रोम के रिपब्लिकन संविधान में ये प्रावधान किए गए, जो जैसा कि मैंने कहा कम्युनल अवार्ड के प्रावधानों से इतने ज्यादा मिलते जुलते हैं? इसका एकमात्र जवाब यही हो सकता है कि रिपब्लिकन रोम के संविधान को बनाते समय पैट्रिशिया और प्लेबियन के बीच मौजूद सामाजिक विभाजन का ध्यान रखना पड़ा था, जो दो अलग अलग जातियां थीं। संक्षेप में, राजनीतिक सुधार चाहे जिस दिशा में जाएं, वो पाएंगे कि संविधान बनाने में वे प्रचलित सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली समस्या को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस प्रस्ताव के समर्थन में कि सामाजिक और धार्मिक समस्याएं राजनीतिक संविधानों पर असर डालती है, मैंने जो उदाहरण दिए हैं उनका संबंध खास स्थितियों से है। शायद वे हैं, लेकिन ये नहीं माना जाना चाहिए कि एक पर दूसरे का असर सीमित होता है। दूसरी ओर कोई ये कह सकता है कि इतिहास आमतौर पर इन प्रस्तावों का समर्थन करता है कि राजनीतिक क्रांतियां हमेशा सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के बाद हुई हैं। लूथर द्वारा शुरू किया गया धार्मिक सुधार रिफॉर्मेशन यूरोपीय लोगों की राजनीतिक मुक्ति का अग्रदूत था।
इंग्लैंड में प्यूरिटनिज्म ने राजनीतिक स्वतंत्रता का रास्ता प्रशस्त किया। प्यूरिटनिज्म ने नई दुनिया की स्थापना की। ये प्यूरिटनिज्म ही था जिसने अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध जीता था और ये एक धार्मिक आंदोलन था। मुस्लिम साम्राज्य का सच भी यही है। एक राजनीतिक शक्ति बनने से पहले वो पैगंबर मोहम्मद द्वारा शुरू की गई एक पूर्णतः धार्मिक क्रांति से गुजर चुके थे। भारत का इतिहास भी इसी निष्कर्ष का समर्थन करता है। चंद्रगुप्त की अगुवाई वाली राजनीतिक क्रांति के पहले बुद्ध की धार्मिक और सामाजिक क्रांति हो चुकी थी। शिवाजी की अगुवाई में राजनीतिक क्रांति होने से पहले महाराष्ट्र के संत धार्मिक और राजनीतिक सुधार ला चुके थे। गुरु नानक की अगुवाई में धार्मिक और सामाजिक क्रांति के बाद ही सिखों की राजनीतिक क्रांति हुई और अधिक उदाहरण देना अनावश्यक है। ये उदाहरण ये दिखाने के लिए पर्याप्त होंगे कि लोगों के राजनीतिक विस्तार के लिए मन और आत्मा की मुक्ति प्रारंभिक आवश्यकता है।